बुद्धि, इंटेलिजेंस। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है आप सभी के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, तो ज़रा ध्यान से पढ़िएगा बुद्धि चैप्टर को। हम संपूर्ण साइकोलॉजी नोट्स पढ़ रहे हैं, उसमें बुद्धि ये चैप्टर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1885 में दोस्तों इंग्लैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रांसिस गाल्टन। उन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1885 में किया था। फ्रांसिस गाल्टन नाम के मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले ये बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था और ये इंग्लैंड के निवासी थे। 1890 में जो आरवी केटल ने उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, मानसिक परीक्षण व मापन नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। देखो सबसे पहले जो बुद्धि शब्द का प्रयोग था वो फ्रांसिस गाल्टन ने कर दिया था 1885 में। उसके बाद 1890 में जो केटल हैं उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में एक पुस्तक लिखी थी, एक पुस्तक का प्रकाशन किया था जिसका नाम था मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, यानी मानसिक परीक्षण व मापन। फिर उसके बाद 1890 में ही केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया जिसका नाम था बिनेश साइमन बुद्धि परीक्षण। दोस्तों सबसे पहला जो बुद्धि का जो परीक्षण था वो था बिनेश साइमन बुद्धि परीक्षण, जो 1905 में तैयार किया गया था। ये चारों जो फैक्ट हैं आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। देखो सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने शब्द दिया, उसके बाद पुस्तक लिखी थी आपकी केटल ने, और केटल ने ही मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था 1890 में। उसके बाद जो बुद्धि का पहला परीक्षण का आया था वो बिनेश साइमन बुद्धि परीक्षण आया था 1905 में। फिर उसके बाद 1908 में जो अल्फ्रेड विने थे उन्होंने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों 1905 में तो आपका ये बुद्धि का बिनेश साइमन बुद्धि परीक्षण पहला परीक्षण आ गया था। उसके बाद जो मानसिक आयु शब्द है वो पहली बार 1908 में बिनेश साइमन ने दिया था, अल्फ्रेड विने ने दिया था। फिर उसके बाद 1912 में सर्वप्रथम जो स्टर्न और कुलहमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्न व कुलहमान के द्वारा दिया गया था। ये दिया गया था 1912 में। क्या सूत्र था? IQ बराबर MA बटा CA, यानी IQ लेवल होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये पहला सूत्र दिया गया था स्टर्न व कुलहमान के द्वारा, जो कब दिया गया था? 1912 में दिया गया था। फिर उसके बाद 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया था, जिसे आप वर्तमान में भी यूज करते हो। ये सूत्र क्या है? ये सूत्र है आप सभी के लिए, देखो IQ बराबर MA बटे CA इंटू 100, जो वर्तमान में यही सूत्र चलता है बुद्धि लब्धि निकालने के लिए। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये था जो टर्मन ने दिया था 1916 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो आपके लिए फैक्टर यहाँ से निकलता है। इस जो वास्तविक रूप से जो वर्तमान में जो बुद्धि लब्धि का सूत्र चल रहा है वो किसने दिया था? टर्मन के द्वारा दिया गया था 1916 में। उससे पहले 1912 में स्टर्न व कुलहमान ने एक सूत्र दिया, जिसे ही संशोधित करके टर्मन ने ये सूत्र दिया था। अब देखिए बुद्धि की जो परिभाषाएं हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग भाषाएं जो परिभाषाएं दी हैं तो उनको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो बंकिंघम के अनुसार जो परिभाषा है बुद्धि की क्या है? सीखने की योग्यता ही बुद्धि होती है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, ये बंकिंघम की परिभाषा है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन ने कहा है कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। जो हमारे मन में जो अमूर्त विचार आते हैं उनके बारे में सोचने की जो योग्यता होती है वही बुद्धि होती है टर्मन के अनुसार। वही रॉस महोदय के अनुसार नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है।
नवीन परिस्थितियाँ यानी नई परिस्थितियों को जब हम झेलते हैं और उनको स्वीकार करते हैं, तो जो मस्तिष्क की जो नमनीयता होती है वही बुद्धिमानी है मन के अनुसार। इनको सभी को एक बार और रिपीट कर लेंगे, उससे पहले और आगे पढ़ लें। देखिए, ये बुद्धि की विशेषताएं आ चुकी हैं, एक बार और रिपीट करते हैं इनको। बंकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि होती है। टर्मन के अनुसार कि हमारे जो अमूर्त विचार होते हैं उनके बारे में जब हम सोचते हैं तो ये जो सोचने की हमारी योग्यता होती है वही बुद्धि कहलाती है। रोस महोदय के अनुसार क्या है कि नवीन परिस्थितियों में जो चेतन अनुकूलन ही हमारी बुद्धि होती है। नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही हमारी बुद्धि होती है। मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों में जो झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता है वही बुद्धि है। आगे देखिएगा, बुद्धि की विशेषताएं को देखें। प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये है बुद्धि की विशेषताएं आप सभी के सामने। पहला पॉइंट है, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है तथा योग्यता है। हमारी जो बुद्धि होती है एक जन्मजात शक्ति होती है और एक योग्यता होती है। बुद्धि विकासशील व परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि होती है विकासशील होती है, बुद्धि में विकास होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। बुद्धि का वंशानुक्रम व वातावरण दोनों पर प्रभाव पड़ता है। ये स्पष्ट रूप से व्याख्या है दोस्तों, काफ़ी अच्छी विशेषता है कि बुद्धि का वंशानुक्रम व वातावरण दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है तथा वातावरण का प्रभाव केवल 10% 10 बिंदुओं तक ही पड़ता है। दोस्तों, जो मुख्य प्रभाव है बुद्धि का वो वंशानुक्रम पर पड़ता है, बाकी वातावरण पर ये लगभग 10 बिंदुओं तक ही पड़ता है। यानी 90 बिंदुओं तक आप रख लो कि वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, जबकि 10 बिंदुओं तक वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। लिंग भेद व जाति विशेष पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, लिंग के अनुसार बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, या किसी जाति विशेष के आधार पर भी बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो, वंशानुक्रम पर तो इस प्रकार प्रभाव पड़ता है कि अगर माता पिता दोनों ही उनका IQ लेवल अच्छा है तो बच्चे का भी प्रबल संभावना है कि अच्छा ही उनकी बुद्धि होगी उस बच्चे की। अगर माता पिता ही मंदबुद्धि के हैं तो बच्चा भी संभवित है मंदबुद्धि का ही होगा। इस प्रकार से वंशानुक्रम का तो प्रभाव पड़ता है, वही 10% आपका वातावरण का भी पड़ता है। छठवां पॉइंट है दोस्तों, बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का समूह है। बुद्धि होती है जो हमारी एक इकाई का समूह नहीं होकर अनेक इकाइयों का समूह होता है। अनेक प्रकार से जो इकाइयाँ होती हैं उनका हमारा बुद्धि एक समूह है। उचित प्रकार से उत्तर देने, वितर्क करने, तर्क वितर्क करने, चिंतन करने व निरीक्षण करने इत्यादि योग्यता ही बुद्धि है। यानी जब भी हम उचित प्रकार से कोई प्रश्न का उत्तर देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं और किसी चीज़ का जब हम निरीक्षण करते हैं तो ये जितने भी क्रियाकलाप की हमारी जो योग्यता है वही हमारी बुद्धि होती है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेना ही बुद्धि है। दोस्तों, हम प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक वातावरण में जब हम समायोजन कर लेते हैं तो वही हमारी एक कला, वही हमारी एक बुद्धि है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। आपने ये परिभाषा भी पढ़ी थी दोस्तों ऊपर। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि होती है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। अनुभव के माध्यम से हम सीखते हैं और यही हमारी योग्यता बुद्धि होती है, जिसके माध्यम से हम सीख पाते हैं। बुद्धि की लंबवत वृद्धि 16 से 18 वर्ष तक अर्थात किशोर अवस्था तक होती है। दोस्तों, बुद्धि हमारी 18 वर्ष तक लगभग पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, जबकि जो बुद्धि की क्षैतिज वृद्धि होती है
वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। एक तो दोस्तों बुद्धि की लंबवत वृद्धि है और एक है आपकी क्षैतिज। तो लंबवत वृद्धि तो आपकी किशोरावस्था तक चलती है और जबकि जो क्षैतिज वृद्धि है वो जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। अब देखो बुद्धि के प्रकार आ गए, उससे पहले हम इन सभी को एक बार फास्ट मोड में रिवीजन कर लेते हैं। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति तथा योग्यता है। बुद्धि विकासशील व परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि पर बुद्धि का दोस्तों वंशानुक्रम पर प्रभाव पड़ता है और वातावरण दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर जो वंशानुक्रम है उसका लगभग 90% और वातावरण का लगभग 10% प्रभाव पड़ता है। लिंग भेद और जाति विशेष के आधार पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं होता है। बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का समूह होती है। उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन इत्यादि ये सभी योग्यता ही बुद्धि हैं। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापन कर लेना ही हमारी बुद्धि होती है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि में लंबवत वृद्धि कब तक होती है दोस्तों? ये किशोरावस्था के एंड तक। वही जब जो क्षैतिज वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब देखो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि के प्रकारों को। तो देखिएगा बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। दोस्तों थॉर्नडाइक व जो गैरेट हैं उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार और गैरेट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार? 3 प्रकार हैं। पहला होता है मूर्त बुद्धि। देखिएगा इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसे हम गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। अगली बुद्धि का प्रकार है दोस्तों अमूर्त बुद्धि। तो देखो जो आपकी पहला पॉइंट है आपका कि जो मूर्त बुद्धि होती है जिसे हम गामक व यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, गामक व यांत्रिक बुद्धि जिसका संबंध किससे होता है? यंत्रों से और मशीनों से होता है। वही होती है दूसरी आपकी अमूर्त बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध चिन्हों से, प्रतीकों से, पुस्तक के विचारों से, ज्ञान से होता है। तीसरी बुद्धि होती है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध सामाजिक व्यावहारिकता से होता है व सामाजिक अनुकूलनशीलता से भी होता है। जैसा कि तीनों बुद्धि के जो प्रकार हैं थॉर्नडाइक के अनुसार और आपके यहाँ पे गैरेट के अनुसार, ये जो तीनों बुद्धि के प्रकार हैं नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं। एक बार फास्ट मोड में रिवीजन कर लेते हैं। मूर्त बुद्धि जिसमें गामक व यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, इसका संबंध यंत्रों से व मशीनों से होता है। अमूर्त बुद्धि इसका संबंध चिन्हों व पुस्तक ज्ञान इत्यादि से होता है। सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक व्यवहारिकता से होता है। अगला आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्यावहारिक बुद्धि का संबंध किससे होता है? तो जो व्यावहारिक बुद्धि का संबंध है वो मूर्त बुद्धि से होता है। अब देखिएगा बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। यहाँ से आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। बुद्धि के सिद्धांतों में सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है आपका एक तत्व सिद्धांत, जिसे हम सामान्य तत्व कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड बिने। दोस्तों जो एक तत्व बुद्धि सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन हैं? अल्फ्रेड बिने। यह सिद्धांत मान्य नहीं हुआ तथा इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के हम नाम से जानते हैं। एक तत्व सिद्धांत जिसके प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने, जिसे सामान्य तत्व सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों ये सिद्धांत मान्य नहीं हुआ था। इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। आगे देखिएगा अगला सिद्धांत है आपके सामने द्वितत्व सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, जिसके प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन।
दोस्तों एक बार और रिपीट कीजिएगा। एक तत्व सिद्धांत अभी आपने पढ़ा, जिसके प्रतिपादक अल्फ्रेड विने हैं। वहीं जो द्वितत्व सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। तो यहाँ आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इनके जो प्रतिपादक हैं उनको साथ में संबंध बनाते हुए याद जरूर रखें। देखिएगा, द्वितत्व सिद्धांत है, इसमें द्वितत्व पाए जाते हैं। पहले वो सब तत्व होते हैं, वो होते हैं सामान्य तत्व, और दूसरे होते हैं विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व को आप कह सकते हो जैसे कि स्पेस, सामान्य जर्नल हो गए आपके, जी से हमें जैसे जी से व्यक्त करेंगे। और वहीं आपके जो विशिष्ट तत्व हैं उन्हें हम स्पेशल के नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम एस से जानेंगे। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे जो जी है, यानी जो सामान्य तत्व है वो आपके जन्मजात होते हैं। वहीं जो आपके विशिष्ट जो तत्व होते हैं ये हमारे अर्जित होते हैं। तो काफ़ी सरल है आपको याद करना, ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है इसमें। द्वितत्व सिद्धांत में द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं, जिसमें दो तत्व होते हैं, एक तत्व होते हैं सामान्य, दूसरे होते हैं विशिष्ट। सामान्य को हम जी से व्यक्त करते हैं, और हम जो विशिष्ट को हम एस से व्यक्त करते हैं। जो आपके सामान्य होते हैं वो तो होते हैं जन्मजात, और जो आपके विशिष्ट होते हैं वे अर्जित होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा, वैसे हम इसे रिपीट भी कर लेंगे। देखिएगा आगे, अब द्वितीय सिद्धांत में ही आगे पढ़ लें दोस्तों। देखिएगा, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य तत्व के संपर्क में जो भी विशेष तत्व जितना अधिक आता है, व्यक्ति उस क्षेत्र में ही प्रगति करता है। यानी जो हमारे जन्मजात जो तत्व होते हैं दोस्तों, जो हमारे जी तत्व होते हैं, सामान्य तत्व, तो स्पीयरमैन के अनुसार कहना है कि दोस्तों जो हमारे सामान्य तत्व होते हैं उनके संपर्क में जो हमारे विशिष्ट तत्व होते हैं, जितने ज़्यादा अधिक संपर्क में आते हैं, तो जो व्यक्ति है उसी क्षेत्र में प्रगति करता है। बाद में स्पीयरमैन ने एक और तत्व समूह है जोड़ दिया था। कौन सा जो तत्व समूह जोड़ा था दोस्तों? वो था आपका त्रितत्व सिद्धांत कहलाया था। एक अन्य जो तत्व सिद्धांत है वो जोड़ने के कारण जो समूह तत्व था। तो देखिएगा, अब त्रितत्व सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, उससे पहले हमको यहाँ पे एक सिद्धांत भी पढ़ना है, बहुतत्व सिद्धांत। इनके मनोवैज्ञानिकों को जरूर याद कीजिएगा, प्रतिपादक कौन कौन है। तो देखिएगा, त्रितत्व सिद्धांत में आपको याद करना पड़ेगा थॉर्न। आपको देखो यहाँ पे स्पीयरमैन ही त्रितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, और जो द्वितत्व सिद्धांत है उसके प्रतिपादक भी आपके स्पीयरमैन ही हैं। अल्फ्रेड विने जो एक तत्व सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं। एक तत्व, द्वितत्व और त्रितत्व। एक तत्व के हैं आपके अल्फ्रेड विने, द्वितत्व के हैं आपके स्पीयरमैन, और त्रितत्व के आपके स्पीयरमैन। आपका फिर आ जाता है बहुतत्व सिद्धांत, जिसे कहते हैं इंग्लिश में मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं दोस्तों, याद करिएगा। बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने ही बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार जितने भी व्यक्ति है जो मानसिक क्रियाएं करता है उतने ही उसमें तत्व बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि तत्व सिद्धांत, बहुबुद्धि तत्व का जो सिद्धांत है दोस्तों, उसकी तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल और गति की चर्चा की, और इसका आधार दोस्तों, इस आधार पर ये सिद्धांत कहलाता है बालू के ढेर का सिद्धांत, या बालू का सिद्धांत भी हम जिसे कहते हैं। और दूसरा ही नाम है परमाणुवादी सिद्धांत। ये आपको याद करना होगा कि दो थॉर्नडाइक हैं, उन्होंने बहुतत्व सिद्धांत में दोस्तों क्या किया है कि जो बालू के ढेर के समान इसकी व्याख्या करते हुए इसमें ऊंचाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल
गति की चर्चा की है। इसी आधार पर दोस्तों हम जो बहुतत्व सिद्धांत है उसको हम बालू के ढेर का सिद्धांत भी कहते हैं, बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, या परमाणुवादी का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके प्रतिपादक हैं दोस्तों थॉर्नडाइक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद करना है। बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। अगला सिद्धांत पढ़ते हैं। अगला चौथा आपका समूह तत्व सिद्धांत आएगा। देखिएगा, ग्रुप फैक्टर थ्योरी जिसे हम कहते हैं, समूह तत्व सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं थर्स्टन। अनेक कारकों का विश्लेषण करने के पश्चात थर्स्टन ने यह निष्कर्ष निकाला कि 7 मानसिक योग्यता का समूह ही बुद्धि है। थर्स्टन के अनुसार दोस्तों उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था कि जो हमारी जो 7 मानसिक योग्यता हैं उनका एक समूह ही हमारी बुद्धि होती है। इसी कारण ये समूह बुद्धि तत्व का सिद्धांत कहलाता है। इसमें 7 मानसिक योग्यताएं बताई हैं, उनका एक समूह बनाया है थर्स्टन ने, तो उसी अनुसार इसे समूह तत्व का सिद्धांत कहते हैं। आगे देखो कौन कौन से जो 7 समूह बताए दोस्तों, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, यहाँ पे आपका प्रेक्षण योग्यता होती है, गहराई से देखना, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक शक्ति, स्मरण शक्ति, तार्किक शक्ति और पर्यवेक्षण योग्यता, ये आपके थर्स्टन ने मानसिक क्रियाएं बताई हैं। देखो 7 मानसिक योग्यताएं जो आप सभी के सामने हैं, ये समूह तत्व सिद्धांत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि जो थर्स्टन ने समूह तत्व सिद्धांत दिया था उसमें कौन कौन सी 7 मानसिक योग्यताएं बताई थी। इनमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सातों के सातों को आपको याद करना है। पहला होता है प्रेक्षण योग्यता, दूसरी आपकी अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, प्रेक्षण अंक शाब्दिक, वाक शक्ति, स्मरण शक्ति, तार्किक योग्यता, पर्यवेक्षण योग्यता। इस प्रकार आपको याद करना है। वहीं इसके देखिए नीचे देखो, स्वतंत्र विचरण आपका पर्यवेक्षण योग्यता से हो जाएगा और ऊपर आपका प्रेक्षण योग्यता गहराई से देखना हो जाएगा। इसको हम आगे और इम्पोर्टेंट विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम दोस्तों यहाँ पे 5वां जो आपका सिद्धांत है बुद्धि का, उसे हम पढ़ रहे हैं। अगला जो सिद्धांत, इसका नाम है प्रतिदर्श सिद्धांत। ये इसके प्रतिपादक हैं थॉमसन। दोस्तों आपको याद करना होगा जितने भी सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक को, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। तो देखो, समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था आप बताइएगा कमेंट में। ये दिया था, मैं उत्तर बता देता हूँ, थ्रस्टन ने। वही आपका प्रतिदर्श सिद्धांत ये दिया है थॉमसन ने। और दोस्तों थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इसके बारे में भी आप कमेंट में बताएं। थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है। दोस्तों थॉमसन के अनुसार क्या है कि जितने भी व्यक्ति हैं उन प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताएं, जितनी भी हमारी मानसिक योग्यताएं होती हैं उनका थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है। तो ये सिद्धांत आपका प्रतिदर्श सिद्धांत हो गया। तो इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, प्रतिदर्श सिद्धांत यानी सैम्पलिंग थ्योरी इसलिए कहते हैं इसमें, क्योंकि क्या है कि दोस्तों जितने भी मानसिक योग्यताएं उन सभी का सैंपल पाया जाता है, तो इसलिए सैम्पलिंग थ्योरी से कह देते हैं, जिसके प्रतिपादक थॉमसन हैं। ठीक है जी, अगला जो सिद्धांत है आपका वो है पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, या पदानुक्रमिक सिद्धांत जैसे कहते हैं, या फिर इसे क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखिएगा, इसके प्रतिपादक हैं वर्ट व बर्नर। वर्ट व बर्नर बर्ट व बर्नन के मानसिक योग्यताओं बर्ट व बर्नन ने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया है। एक क्रम में उन योग्यताओं को रखा है, क्रमिक महत्व दिया है। इन्होंने स्पीयरमैन के जो सामान्य मानसिक योग्यता को उच्च स्थान पर रखा जाए, इन्होंने स्पीयरमैन की जो सामान्य मानसिक योग्यता है
उसको उच्च स्थान पर रखा और फिर उसके बाद विभाजन व उपविभाजन करके और संरचना का एक पिरामिड तैयार किया। तो एक क्रम बनाया था दोस्तों। सीधी बात है, आप सभी के सामने बता दें कि बर्ट व बर्नर ने जो क्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया था, इसमें क्या सीधी बात है, जितनी भी मानसिक योग्यताएं हैं उनके क्रम में रखा और इसमें जो स्पीयरमैन का जो सिद्धांत था उसमें जो योग्यताएं थी जैसे कि सामान्य मानसिक योग्यताएं, तो उनको उच्च स्थान पर रखा और फिर धीरे धीरे इसका क्रम बनाया और एक पिरामिड तैयार किया था, पिरामिड संरचना बनाई थी। अब देखिएगा, व्हाइट व बर्नर ने सामान्य मानसिक योग्यताओं को उच्च स्थान तथा विशिष्ट जो योग्यताएं हैं उनको निम्न स्थान दिया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके सामने नोट्स है, इसको याद रखना है कि बर्नर ने जितने भी हमारी जो सामान्य मानसिक योग्यताएं हैं उनको कैसा स्थान दिया था, उनको उच्च स्थान दिया था। और जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं जो आपको हमने पढ़ाया था, जो एच जी है और एस है, सामान्य योग्यताएं आपकी जी हो गई, एस हो गई आपकी विशिष्ट योग्यताएं, तो विशिष्ट योग्यताओं को तो निम्न स्थान दिया और जबकि सामान्य योग्यताओं को उच्च स्थान दिया था आपके बर्नर ने और बर्ट ने। ठीक है, इसलिए इसे पदानुक्रमिक सिद्धांत भी हम कहते हैं। अब देखो भाई, अगला सिद्धांत आपका जाता है कैटल व हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत। कैटल व हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत, इन्होंने बुद्धि के दो प्रकार बताए हैं। कैटल व हॉर्न दो मनोवैज्ञानिक है ना, इन्होंने दो ही सिद्धांत बता दिए हैं, कैटल व हॉर्न। तो देखिएगा, इन्होंने दो कौन कौन से सिद्धांत बताए हैं। एक होता है तरल सिद्धांत बुद्धि का, दूसरा है ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि जिस प्रकार से दोस्तों स्पीयरमैन ने बताए थे जीएस, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा जो आपने द्वितत्व सिद्धांत पढ़ा था स्पीयरमैन का, तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी इन मनोवैज्ञानिकों ने भी दो तत्व बता दिए हैं, तरल बुद्धि और आपके ठोस बुद्धि। तो तरल बुद्धि तो जिस प्रकार से आपकी सामान्य बुद्धि होती है उसी प्रकार जन्मजात होती है, वही आपकी ठोस बुद्धि है वो अर्जित होती है, जैसे कि विशिष्ट बुद्धि होती है। सीधी बात है, याद करना होगा। अगला सिद्धांत है त्रिआयाम सिद्धांत। त्रिआयाम सिद्धांत जिनके प्रतिपादक हैं गिलफर्ड दोस्तों। एक है त्रितत्व सिद्धांत जिसके प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन, जबकि ये दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकता है, ये है त्रिआयाम सिद्धांत। त्रि तीन और त्रि और जो गिलफर्ड है उसमें जो गी शब्द आता है पहले, तो एक जैसे हैं, इसी प्रकार आप इसे याद रख सकते हो, लेकिन स्पीयरमैन को जरूर ध्यान रखना, उनका त्रितत्व सिद्धांत था। तो देखो भाई, त्रिआयाम सिद्धांत हमने ट्रिक से भी याद कर लिया कि गिलफर्ड इसके प्रतिपादक हैं। तो इसमें तीन आयाम कौन कौन से हैं जिसके कारण इसका नाम त्रिआयाम सिद्धांत पड़ा था। तो तीनों आयामों को हम पढ़ रहे हैं। पहला आयाम होता है इसमें संक्रिया, जिसे प्रक्रिया कहते हैं, तो इसमें होती है मानसिक प्रक्रिया। दूसरी है आपकी विषय वस्तु जिसे अंतर वस्तु, और तीसरा है आपका उत्पाद यानी परिणाम। पहला संक्रिया यानी प्रक्रिया यानी मानसिक प्रक्रिया हो रही है हमारी, दूसरी है आपकी विषय वस्तु अंतर वस्तु, तो इसके बाद है परिणाम यानी उत्पाद। देखो भाई, पहला पॉइंट आप सभी के सामने, समस्या समाधान के प्रति व्यक्ति जिस मानसिक क्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया कहते हैं। तो ये संक्रिया की परिभाषा हो गई कि भाई कोई भी हमारे सामने समस्या आ रही है, हम उसका समाधान करने के लिए जिस भी मानसिक क्रिया से गुजरते हैं तो उसे हम संक्रिया या फिर प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट है समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे हम विषय वस्तु कहते हैं, अंतर वस्तु कहते हैं। काफ़ी सरल है, याद करना कुछ ज़्यादा समस्या नहीं है भाई। देखो, हम जैसे भी कोई मानसिक क्रिया करें, कोई हमारे सामने समस्या आवे, तो हम जो भी सोच समझें विचार करें दिमाग लगाते हैं तो वही हमारी संक्रिया होती है, जबकि जो विषय वस्तु है उसकी सामग्री की जो आवश्यकता पूर्ति की जो विषय वस्तु होती है समस्या समाधान के समय, तो वो हमारी विषय वस्तु हो जाती है। और जब भी समस्या समाधान के लिए, तीसरा पॉइंट देखिएगा, जब भी हम समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। जिससे हमारी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उन्हें हम उत्पाद कह देते हैं।
काफ़ी सरल है। आगे देखो, गिलफर्ड ने 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसका नाम है बुद्धि संरचना मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत देखो 5x4x6 यानी 5x4x6 एक प्रकार से ये आपका घनाभ की आकृति हो गई। इसमें क्या हुआ कि दोस्तों 120 कोष बन गए। वैसे आप इनको इंटू गुना भी कर लो। देखो 4 पंजे 20, 20 इंटू 6 यानी 120, कुल 120 कोष बन गए थे। बाद में कोषों की संख्या 150 कर दी गई। कितनी कर दी गई भाई? 150 कर दी गई थी कोषों की संख्या। पहले 120 थी, बाद में 150 कर दी गई, तथा उसके बाद 180 कर दी गई। भाई पहले 120, फिर 150, फिर उसके बाद 180, 30-30 बढ़ाते गए, लेकिन मूल रूप से कोषों की संख्या 120 थी। ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद करना होगा। देखो गिलफर्ड ने जितना भी आपका डिब्बे के बॉक्स के आकार के एक मॉडल दिया था 1967 में, इसका नाम था बुद्धि संरचना मॉडल। तो इसमें कितने कोष थे? 120 कोष थे। पहले 120 कोष थे, बाद में 180, 150 हो, इसके बाद 180 हो गए। मूल रूप से 120 ही थे। अब देखो भाई, अगला जो आपका सिद्धांत आ रहा है वो है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत, एक था बहुतत्व सिद्धांत, दूसरा है बहुबुद्धि सिद्धांत। इनमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। उम्मीद करते हैं आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, जैसे हम कहते हैं मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर इस जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसके प्रतिपादक है। इन्होंने 1983 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1983 में किया। 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया? तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने किया। ठीक है। इन्होंने मूल रूप से बुद्धि के 7 विशेषताएं बताई हैं। 7 प्रकार बताए दोस्तों जो हार्वर्ड गार्डनर हैं। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि की मूल रूप से 7 जो प्रकार हैं वो बताए हैं। बाद में 1998 में एक 8वां प्रकार भी बताया था, और बाद में दोस्तों 2000 में एक 9वां प्रकार भी बता दिया था। पहले 7 बताए, फिर 98 में 8 बताए, फिर 2000 में 9 बताए। इस तरह वर्तमान में बुद्धि के 9 प्रकार स्वीकार किए गए हैं। जो हार्वर्ड गार्डनर हैं उनके बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में कुल बुद्धि के 9 प्रकार स्वीकार किए गए हैं। पहले 7 थे, उसके बाद 1998 में 8 हुए, उसके बाद 2000 में 9 हो गए। ठीक है, तो अब ये 9 प्रकार हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। ये आपका बहुबुद्धि सिद्धांत होगा जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। देखो आपके सामने ये 9 के 9 सिद्धांत दिए हुए हैं, इनको धीरे धीरे से पढ़ लीजिएगा और बाद में रिपीट भी कर लीजिएगा। पहले आपके सामने बुद्धि दी हुई है, बुद्धि के प्रकार दिए हुए हैं। दूसरे में आपके सामने निष्पादन की संभावनाएं दी हुई हैं कि भाई देखो किस प्रकार की बुद्धि किस प्रकार के लोगों में पाई जाती है, कैसे कैसे व्यक्तित्व में पाई जाती है, वही आपके सामने दिया हुआ है। देखो पहली है आपकी बुद्धि भाषाई बुद्धि। आप ही बताओ भाषाई बुद्धि किन में पाई जाती है? जैसे कि कवि होते हैं, वकील होते हैं। कबील का काम जो सॉरी कवि का काम क्या होता है कि उनकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, भाषा पकड़, तभी वो अच्छी कविताओं की रचना कर पाएंगे इत्यादि। वही वकील की भाषा भाई अच्छी होगी, वकालत अच्छी कर पाएगा, अच्छा वक्ता जभी बन पाएगा। उसके बाद जो लेखक होती है, कोई भी लेखनी कविता इत्यादि लिखनी है तो उसको लेखक को भाषा अच्छी होनी चाहिए। पत्रकार की भाषा जरूर होनी चाहिए शुद्ध, ताकि कोई भी न्यूज लिखे तो उसमें कोई अशुद्धि ना हो। वही व्याख्याता इत्यादि, जैसा कि काफ़ी सरल है याद करना, नाम से स्पष्ट हो रहा है। भाषाई बुद्धि अपने आप पता पड़ जाएगा दोस्तों कि किन लोगों में पाई जाती है। इनमें आप छांट सकते हो। वही है दूसरी दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो तार्किक यानी हमारी हमारी रीजनिंग बुद्धि, गणित की बुद्धि, तो ये किन लोगों में होगी? तो जैसे कि गणितज्ञों में होगी गणितीय बुद्धि,
वैज्ञानिकों में होगी इत्यादि। यही ऑप्शन है, काफ़ी सरल है। संगीतात्मक बुद्धि कौन में होगी भाई? देखो, संगीतकार जितने भी गायक लोग हैं, जितने भी हमारे जो म्यूजिक जो तबला बजाने वाले हो गए, गिटार बजाने वाले हो गए, सब ये वाद्य यंत्रों को बजाने वाले हो गए, ये संगीतात्मक बुद्धि इनमें पाई जाती है। अगली होती है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि किन में पाई जाएगी? जो जैसे कि चित्रकार है, मूर्तिकार है और सर्वेक्षण अधिकारी है, इनमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। ये आपको याद करना होगा। स्थानिक बुद्धि किन में पाई जाती है? चित्रकार, मूर्तिकार, सर्वेक्षण अधिकारी। वही आपकी शारीरिक बुद्धि यानी गतिज बुद्धि किन में पाई जाती है? तो ये आपकी शारीरिक गतिज बुद्धि, ये जैसे कि नृत्यक यानी शरीर की कलाएं करना इत्यादि, नृत्यांगना नर्तकी की बात हो गई, खिलाड़ी। भाई देखो, इनमें फिजिकल मूवमेंट हो रही है तो फिजिकल बुद्धि अपने आप हो जाएगी, इसीलिए फिजिकल मूवमेंट बुद्धि इसे कहते हैं। तैराक हो गया, शल्य चिकित्सक हो गया, पायलट हो गया, यानी फिजिकली रूप से उनको कार्य ज़्यादा करना होता है इसमें। जैसे कि अगला है अंतर व्यक्तिक बुद्धि। तो इस अंतर व्यक्तिक बुद्धि में आते हैं आपके राजनेता, चिकित्सक और विक्रय अधिकारी यानी बिजनेसमैन आपके बनिया हुए। ठीक है। अगला है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। एक तो आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इनमें भी डिफरेंस क्या है, इसको जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूज ना हो। देखिएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जैसे कि योगी, संत, सही आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति, ये हो गए आपके अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में। प्रकृतिवादी बुद्धि जिसमें जो प्रकृति से प्रेम करते हों, प्रकृति के साथ संपर्क रखते हों इत्यादि हो जाएंगे। जैसे कि किसान, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक इत्यादि, ये सभी प्रकृति के साथ संबंध रखते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि कैसी होती है? अस्तित्ववादी बुद्धि जैसे कि दार्शनिक, चिंतक, पाप पुण्य इत्यादि। एक्स्ट्रा एक चीज भी लिखी हुई है, देखो, ज्योतिष इनमें नहीं आते हैं। आगे देखो भाई, बहुत समय हो चुका है। अब आपके सामने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर आ रहा है, बुद्धि के मापन के जितने भी सोपान होते हैं, बुद्धि मापन के सोपान, उनको हम पढ़ने वाले हैं। एक होती है दोस्तों आपकी वास्तविक आयु। दोस्तों, जैसा कि आपने सूत्र पढ़ा, तो उस सूत्र में जितने भी ये शब्द आए थे, वास्तविक आयु, मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि, जो IQ है, इसका सभी का मतलब समझ लो भाई। देखो, वास्तविक बुद्धि जानते हो, मानसिक बुद्धि, एक वास्तविक आयु, मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि अपने आप निकल आएगी। कैसे निकलेगी? वास्तविक आयु तो होगी आपकी कि वर्तमान में कितनी उसकी रियल उम्र है। मानसिक आयु की भाई कितनी उम्र तक के बच्चों के समान उसकी बुद्धि है। बुद्धि लब्धि इस सूत्र से ऑटोमेटिक निकल आती है। जैसा कि 1916 में ये टर्मन ने सूत्र दिया था, जो एक संशोधन किया था। 1912 का जो सिद्धांत था उसमें इन्होंने संशोधन किया और अपना खुद का एक संशोधित सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि का, IQ बराबर MA/CA/100। अब देखो, बुद्धि परीक्षण का इतिहास, इसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से हमारी मानसिक आयु जो ज्ञात की जाती है। आप सभी जानते हो कि भाई जितने भी बुद्धि परीक्षण हैं उनके माध्यम से हम अपनी मानसिक आयु को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण फ्रांस में कब हुआ था? फ्रांस में हुआ था, और कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से तैयार किया था। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण फ्रांस में जो अल्फ्रेड बिने हैं उन्होंने 1905 में किया था, और ये साइमन की मदद से किया था, जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? इसमें प्रश्नों की संख्या थी दोस्तों 30 प्रश्नों की संख्या थी। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो अल्फ्रेड बिने जो साइमन बुद्धि परीक्षण है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, इसमें क्वेश्चन कितने थे? तो 30 क्वेश्चन थे दोस्तों। अगला परीक्षण है आप सभी के सामने, उसको पढ़ने से पहले यहाँ पे इस परीक्षण के बारे में और देखते हैं। इस परीक्षा में पहला संशोधन हुआ 1908 में।
दूसरा संशोधन हुआ 1911 में। अब प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? अब प्रश्नों की संख्या हो गई 59। 59 संख्या हो गई थी। जो पहले 30 संख्या थी, इसमें कुछ संशोधन हुए। पहला संशोधन जैसे ही 1905 के बाद 1908 में इसका पहला संशोधन हुआ, उसके बाद इसका सेकंड संशोधन 1911 में हुआ। तो इन दोनों संशोधनों के बाद अब प्रश्नों की संख्या इस परीक्षा में कुल 59 हो गई थी। जो अल्फ्रेड विने साइमन बुद्धि परीक्षण था, इसमें 59 प्रश्नों की संख्या हो गई। पुनः 1916 में अमेरिका के जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय हैं, उसमें जो टर्मन है, उनकी अध्यक्षता में विनय साइमन बुद्धि परीक्षण में एक और संशोधन हुआ था। और उस संशोधन के माध्यम से दोस्तों जो इस प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई थी, इस परीक्षण में 90 हो गई थी दोस्तों। अब जैसे ही दोस्तों जो साइमन जो यहाँ पे टर्मन थे, उन्होंने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण में जो संशोधन किया जब 1916 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, तो वह दोस्तों क्या हुआ कि इस संशोधित परीक्षण का नाम बन गया था स्टैनफोर्ड परीक्षण, क्योंकि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। और दूसरा इसका नाम था टर्मन विनय परीक्षण। तो ये उसका ही संशोधित रूप है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 हो चुकी थी। जो पूर्व में दोस्तों पूर्व में 30 थी, जो अब वर्तमान में 60 हो चुकी, 90 हो चुकी है दोस्तों, सॉरी। तो देखिएगा, भारत में अगला फैक्ट आप सभी के सामने, ये तो आपने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण पढ़ लिया, जिसमें यहाँ पे स्टैनफोर्ड परीक्षण के नाम होने के बाद इसकी 90 प्रश्नों की संख्या हो गई। उसके बाद अब भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में हुआ था, जिसे एफ जी कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर CH राइस ने किया था। दोस्तों, भारत में पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? 1922 में हुआ था। जिसे किसने बनाया था? इस बुद्धि परीक्षण को CH राइस ने बनाया था। कहाँ बनाया था? एक लाहौर का कॉलेज था जिसका नाम था FG कॉलेज। इसमें भारत का पहला बुद्धि परीक्षण बना था 1922 में, CH राइस के द्वारा बनाया गया था। तो डॉक्टर CH राइस ने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय उन्मूलन किया था। जो जो चल रहा था ना दोस्तों, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, तो उसका ही भारतीय उन्मूलन किया था आपके डॉक्टर CH राइस ने। इसीलिए इसे हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल कहते हैं। अब देखो, अगला पॉइंट है आप सभी के सामने कि जो ये भारतीय जो विनय परीक्षण था आपका, जो CH राइस ने, डॉक्टर CH राइस ने बनाया था, इसमें प्रश्न कितने थे? इसमें 35 कथन थे और 7 उपकथन थे। कितने कथन थे? 35 कथन थे। और कितने उपकथन थे? 7 उपकथन थे। भारत में CH राइस के अलावा पंडित लज्जाराम शंकर झा, डॉक्टर सोहनलाल भाटिया और जालोटा इत्यादि के द्वारा भी कुछ बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया था। CH राइस के अलावा दोस्तों कुछ ऐसे जो मनोवैज्ञानिक थे, जैसे कि डॉक्टर लज्जा राम शंकर झा, और आपके दूसरे थे सोहनलाल जी, और दूसरे थे आपके जालोटा जी। इनके द्वारा भी बुद्धि के परीक्षणों का निर्माण किया गया था। बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार से हो सकता है। एक आपका व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है। व्यक्तिगत में भी 2 प्रकार आ जाते हैं कि भाई शाब्दिक बुद्धि परीक्षण लें या फिर अशाब्दिक लें। वही सामूहिक में भी 2 ही प्रकार आ जाते हैं कि शाब्दिक परीक्षण हो या अशाब्दिक हो। शाब्दिक हो जाएगा आपका मौखिक परीक्षण है, शाब्दिक जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। शाब्दिक परीक्षण इन्हें कहा जाता है जिनमें शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे बोल कर, लिख कर। अशाब्दिक परीक्षण भी होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, सीधी बात है। तो देखो, अशाब्दिक परीक्षण एक है आपको, देखो, आकृति फलक परीक्षण, जिसमें निष्पादन परीक्षण कहते हैं। दूसरा होता है वस्तु संयोजक परीक्षण, जिसे निष्पादन परीक्षण कहते हैं। चित्र पूर्ति परीक्षण, ये सभी आपके अशाब्दिक परीक्षण के प्रकार हैं।
देखो, पहला आकृति फलक, दूसरा वस्तु संयोजक, तीसरा चित्रपूर्ति, चौथा चित्रांकन, चित्र बनाना। ये पेंसिल परीक्षण हो गया, जैसे कि चित्रपूर्ति, चित्रांकन। वही निष्पादन आपके आकृति और वस्तु हो गए। ब्लॉक बिल्डिंग जो निष्पादन हो गया। मनुष्य कर्षणी पेपर पेंसिल हो गया। विभिन्न भाषी, विकलांग, गूंगे, बहरे, अंधे या अनपढ़ व्यक्तियों के लिए अशाब्दिक परीक्षण विशेष उपयोगी होते हैं। भाई दोस्तों, जैसे कि जो विकलांग होते हैं, आपके गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, अंधे होते हैं, उनके लिए शाब्दिक परीक्षण इतना उपयोगी नहीं है जैसे कि अशाब्दिक परीक्षण उपयोगी है। अशाब्दिक परीक्षणों में संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण के नाम से भी जाने जाते हैं। सबसे पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण फ्रांस में 1905 में मनाया गया था, जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से हम जानते हैं। ऑक्टियर्स के द्वारा अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों को छांटनी करने के लिए 1917 में 2 प्रकार के सामूहिक परीक्षणों का निर्माण किया गया था। दोस्तों, जो ऑक्टियर्स है, एक मनोवैज्ञानिक, उनके द्वारा क्या किया गया था, जो अमेरिका में जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस विश्व युद्ध में सैनिकों में जो छटनी करने के लिए 1917 में 2 प्रकार के सामूहिक परीक्षणों का निर्माण किया गया था। पहला था आर्मी अल्फा परीक्षण, दूसरा था आर्मी बीटा परीक्षण। दोनों ही सामूहिक परीक्षण थे, लेकिन इसमें जो आर्मी अल्फा परीक्षण था वो शाब्दिक परीक्षण था, जबकि बीटा परीक्षण था वो अशाब्दिक था। आर्मी अल्फा ऐसे अक्षर और ऐसे अल्फा, इस प्रकार आप याद कर सकते हो कि ये अक्षर इसमें शामिल थे, यानी शाब्दिक था। बीटा से इसमें अक्षर शामिल नहीं थे बीटा में। देखो, शाब्दिक परीक्षण अधिकांशतः सामूहिक होते हैं, कुछ व्यक्तिगत भी होते हैं। उसी प्रकार अशाब्दिक परीक्षण अधिकांशतः व्यक्तिगत होते हैं, कुछ सामूहिक भी होते हैं। तो जो अशाब्दिक परीक्षण होते हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर व्यक्तिगत होते हैं, और जो शाब्दिक परीक्षण वो सामूहिक होते हैं। ये सीधी बात आपको याद करना होगा। वर्तमान समय में जो प्रचलित परीक्षण है वे सामूहिक ही परीक्षण है। जो ज़्यादातर सामूहिक परीक्षण शाब्दिक ही होते हैं, इसलिए ये सामूहिक शाब्दिक परीक्षण ही वर्तमान में प्रचलित हैं। सर्वश्रेष्ठ बुद्धि परीक्षण है व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। टर्मन ने अशाब्दिक परीक्षणों की आलोचना करते हुए शाब्दिक परीक्षणों को उचित बताया था, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अशाब्दिक परीक्षणों को उचित बताया है। निष्कर्ष रूप से शाब्दिक परीक्षण व अशाब्दिक परीक्षणों एक दूसरे के विरोधी न समझकर हमें पूरक ही समझना चाहिए। देखो, एक फैक्ट है आप सभी के सामने, बेसल वर्ष किसे कहते हैं? जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं, और यही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। दोस्तों, बेसल वर्ष वो होता है जिस पर हम मानसिक आयु तय करते हैं। यानी एक 5 साल का बच्चा है, अगर वो 9 साल के बच्चे के बराबर सवालों को सॉल्व कर पाता है, और अगर वो 10वीं के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो जिस पर जैसे कि 9वीं का सवाल किया है, तो 9 वर्ष की उसकी योग्यता मानी जाएगी। अगर 9 वर्ष के बच्चे के बराबर उसमें 20 वर्ष मानी जाती है, वही आपकी मानसिक आयु मानी जाती है। टर्मिनल वर्ष क्या होता है? जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बच्चा हल नहीं कर पाता है, जैसे कि अगर 10 वर्ष का एक मतलब उदाहरण मैंने आपको बताया था कि 5 वर्ष का बच्चा है, अगर 9 वर्ष तक के बच्चों के बराबर सवालों को सॉल्व कर पाता है, तो अगर 10 वर्ष के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो वो 10 वर्ष है जो उसका टर्मिनल वर्ष हो जाएगा, और जो 9 वर्ष है उसका बेसल वर्ष हो जाएगा। टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण की एक सारणी तैयार की थी दोस्तों। अब देखो, यहाँ पे आप बुद्धि लब्धि की टर्मन की जो बुद्धि लब्धि थी, टर्मन का सूत्र था, उसके अनुसार हम बुद्धि का परीक्षण के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि बच्चा कितना बुद्धि है, उसमें मंद बुद्धि है, सामान्य है, इत्यादि। जैसे कि देखो, 140 से जितनी भी बुद्धि लब्धि ऊपर होती है वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जिन्हें जीनियस बच्चे हम कहते हैं, जो मात्र 1% ही पाए जाते हैं। वही 120 से और 139 तक 5% बच्चे पाए जाते हैं, जो प्रखर बुद्धि कहते हैं, जिसे सुपीरियर जिसे हम कहते हैं। 110 से 119 तक दोस्तों 14% पाए जाते हैं, जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। और 90 से 109 तक दोस्तों 60% पाए जाते हैं, जो सामान्य होते हैं, एवरेज होते हैं। 80 से
89 तक 14% होते हैं जो मंदबुद्धि होते हैं, पिछड़े होते हैं। और 70 से और 79 तक आपके 5% होते हैं, निर्बल बुद्धि वाले होते हैं। 70 से कम मूर्ख होते हैं जो 1% पाए जाते हैं। उसके नीचे तो दोस्तों जैसे कि इनकी गणना नहीं कर रहे हम प्रतिशत में, जैसे कि 50 से 69 मूर्ख होते हैं और 25 से 49 तक मूढ़ होते हैं, 25 से कम होते हैं वो जड़ बुद्धि होते हैं। इनका क्रम काफ़ी इजी है याद करना टर्मन के बुद्धि परीक्षण के हिसाब से। तो पहले आपको बीच में याद करना होगा 60% जो 90 से 109 होता है, जिसे एवरेज कहते हैं। 60% होता है, सामान्य होता है। तो 60 में अब यहाँ पे देखो 60 से ऊपर 14 हुआ तो नीचे भी 14% हुआ, ऊपर 60 से 14 से ऊपर 5% हुआ तो नीचे भी 5% हुआ, नीचे नीचे 1% हुआ तो ऊपर ऊपर 1% हुआ। इस प्रकार एक क्रम बना के आपको याद करना होगा। वैसे इन्हें रटाना आपके लिए मौखिक रूप से संभव नहीं है, आपको थोड़ा देख के याद करना पड़ेगा। बाकी अब हम देखो यहाँ पे आगे संवेगात्मक बुद्धि आ जाती है, इसको हम पढ़ने वाले हैं, आपको इसे रिपीट जरूर करना पड़ेगा। देखो आप सभी के सामने अब संवेगात्मक बुद्धि